ओके। जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, इसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का आपका आने वाले एक दो दिन में, यानी कि 25 सितंबर 2023 को आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, मिड टर्म का जो पेपर होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपकी तैयारी को इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके यहां से हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी आपके लिए दो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है आपको सॉल्व करके समझा दिए हैं। ठीक है, जिसकी हमने टोटल जो है वो अभी तक 6 वीडियोस बना दी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से एक बार दोबारा से हम आपकी जो 5+ की सैंपल पेपर की सीरीज है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अपने सारे सैंपल पेपर की वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे आई बटन में एक प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं। ठीक है, जिसमें हर एक सैंपल पेपर के हर एक पार्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसमें पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म के पेपर को देखेंगे, जो आपको 25 तारीख को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ठीक है, आ जाइए। पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। बाकी रही पेपर पैटर्न की बात, तो ये समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, इसमें टोटल 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चन है वो टोटल आएंगे 12 MCQ। ठीक है, अब 13 से 18 जो क्वेश्चन है, ये दो दो नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा। ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको मात्र 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 19 से 23 जो है, ये हमारे 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी एक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा। ठीक है, और इन 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है? मात्र 100। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जो 24वां क्वेश्चन है, ये पैसेज परिवेश 4 नंबर का MCQ रहेगा। फिर 25वां क्वेश्चन जो है, ये एक मैप रहेगा 4 नंबर का। और जो 26 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ये रहेगा आपका कार्टून का 4 नंबर का MCQ। बाकी सबसे बड़ा जो सेक्शन रहेगा, ये आपका बेसिकली आ जाएगा D। ये 27 से लेके 30 तक, ये 6 नंबर के टोटल हमारे 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर एक 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चॉइस यानी कि अथवा भी मिलेगा। टोटल मान लें तो 6 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पैटर्न समझ गए। अब एक चीज को ध्यान से समझो कि आपका ये जो 1 से 12, 13 से 18 और 19 से 23, ये आपके जो 3 सेक्शन हो गए ना, सेक्शन A, B और C, यहाँ पे हम कह सकते हैं, इन सभी को आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 की वीडियो में देख लेंगे। बाकी आपका जो मैप, कार्टून और वो बचेगा, क्या बोलते हैं, पैसेज वाला, और ये 6 नंबर के क्वेश्चन बचेंगे, इससे हम पार्ट 2 के पेपर में समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे दे दूंगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देखें। 1 से 12 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 13 से 18 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 24 पैसेज, 25 कार्टून, सॉरी 25 जो मैप रहेगा, 26 रहेगा कार्टून वाला। ठीक है, और 27 से 30 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ गए। अब मैंने इंग्लिश में इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पे हम ये जो पेपर है, इसे हिंदी में तो समझेंगे ही, साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनके पास पॉलिटिकल इंग्लिश में है, उनको यहाँ पे हम इंग्लिश में भी आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप हिंदी में समझ लें और इंग्लिश में उसको आसानी से पढ़ लें। ठीक है, आ जाइए शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा सेक्शन है आज की इस वीडियो का, सेक्शन नंबर A, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टोटल हमारे 12 MCQ होने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी MCQ हम करेंगे, आप अपनी तरफ से भी उन क्वेश्चन का आंसर जरूर करना मेरे आंसर देने से पहले। ठीक है, मन ही मन में, लाइव में या फिर कमेंट में, ताकि आपकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, और आपको पता भी चल जाए कि आपने क्या दिया था आंसर। ठीक है ना, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था, ये किसके तहत हुआ था? अर्थात देखिए, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, ठीक है ना, कब आया था? 1946 में। तो इसने 389 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी असेंबली थी, संविधान सभा, इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। ठीक है, तो इन 389 सदस्यों का जो चयन था, वो कैसे हुआ? तो इसका चयन कैबिनेट मिशन के आधार पे तो हुआ नहीं, बस इन्होंने तो सदस्य संख्या बता दी थी। ठीक है, माउंटबेटन प्लान, ये तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए था। क्रिप्स मिशन तो अलग ही है। अब किससे हुआ था? बेसिकली 1935 में
स्थापित जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे, इनके द्वारा जो 389 संविधान सभा के सदस्य थे, इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि कैबिनेट मिशन कब आया था, भारत कितने सदस्य इसने बताए थे, ये सारी चीजें। अब इंग्लिश में देखेंगे, अंडर होम वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड, तो बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, इसका सबसे पहला चरण कौन सा होता है, अर्थात जब चुनाव होते हैं तो इसमें जब चुनाव में सबसे पहला काम क्या होता है, तो सभी को पता होगा, सबसे पहला काम होता है मतदाता सूची तैयार करना, इनकी वोटर लिस्ट जो है पहले ये तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद में निर्वाचन की घोषणा होती है, फिर प्रत्याशियों का नामांकन होता है, निर्वाचन के लिए अधिकारी को नियुक्ति होती है, फिर चुनाव होते हैं, मतगणना होती है और फिर सरकार का गठन होता है। ठीक है ना, तो आंसर जो है वो हमारा ए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, इट इज प्रिपेयर वोटर लिस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझना बहुत आसान है। कैसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा बाल श्रम को अवैध किया गया है, यानी कि बाल श्रम होता क्या बेसिकली, इस बाल श्रम के अवैध के तहत ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में, किसी खदान में या फिर किसी अन्य खतरनाक उद्योग के धंधे में काम नहीं करवाया जाएगा। इसको बाल श्रम बोला जाता था, जिसे अवैध यानी कि बंद कर दिया गया। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी। तो ये बेसिकली किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें है। तो आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 में है और 24 में है। ठीक है, तो बाल श्रम किस में है बच्चों, बाल श्रम है अनुच्छेद नंबर 24 में। जो 23 है इसमें बेसिकली मानव व्यापार है। क्या है 23 में? 23 में मानव व्यापार है। ठीक है, मानव व्यापार को प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, खरीद फरोख्त इसको प्रतिबंध किया था। बाकी अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है बच्चों, जो अस्पृश्यता थी यानी कि छुआछूत जो थी इसकी समाप्ति के संबंध में है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें आपको ऐसे वैसे एक्स्ट्रा में बताता चलूंगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। Which article of the Indian Constitution child labor was made illegal by the Article 24? ओके बच्चों, आ जाइए क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो देखो भाई, जो राज्यसभा होती है, अभी आपने सुना कि इसका चुनाव मतदान के द्वारा हुआ हो या फिर हम आम जनता ने किया हो, नहीं, बल्कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं इसका चुनाव होता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसमें आम जनता का भाग नहीं होता है, इसीलिए इसे ऊपरी सदन कहा जाता है या फिर इसे राज्यों की परिषद बोला जाता है। ठीक है, ये जो राज्यसभा है इसकी अधिकतम संख्या थी बच्चों 250, लेकिन वर्तमान में ये 245 है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ये गलत है भाई, क्योंकि कार्यकाल जो है इसका 6 वर्षों का होता है। तो टोटल कितने हो गए, ये हमारे 3 सही हो गए। तो आ जाइए देखते हैं 3 किसमें है। ये रहा, देखो सी वाला, पहला दूसरा और तीसरा ये सही है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा सही है लेकिन पांचवा गलत है, सॉरी चौथा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है बात भाई, क्योंकि देखो 75% जो पार्ट है वो तो चलो खुद भारत का है, लेकिन 25% जो है ना वो अदर जो कंट्रीज हैं उसके संविधान से लिया गया, लाइक अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है ना, अब भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं। हाँ ये ठीक है, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण विकथन की व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अभिकथन ए कारण सही है और कारण जो है ये अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसी तरीके इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ बोरोड बैक, इट इज राइट बिकॉज ऑफ दैट मैनी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अदर कंट्रीज। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से ना आपको मैं 3 बातें बताऊंगा, 3 या 4 बातें बताऊंगा। देखिए क्या कहा गया है कि सरकार का वह अंग जो देश के लिए देश स्तर पर कानून और नीतियां बनाते हैं, तो ये हमारी सरकार का सबसे पहला स्तंभ है जिसको बोलते हैं विधायिका। दूसरे स्तर पे आती है बच्चों कार्यपालिका, जो कि विधायिका के द्वारा स्वीकृत कानूनों की नीतियों का क्या करता है, कार्यान्वयन करता है, उनको पूरी तरीके से लागू करता है। तीसरे पे आती है न्यायपालिका,
जो कि कार्यपालिका के द्वारा बेसिकली लागू किए गए कानून, ठीक है, या फिर नीतियां, इन सभी के ऊपर कोई वाद विवाद होता है तो उसको सुलझाती है और न्याय करती है। बाकी निर्वाचन आयोग तो बेसिकली चुनाव आयोग हो गया, ये चीजें होती हैं। वेल, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी जो अलग अलग पॉइंट थी इनकी क्या क्या विशेषता है ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाइए। इट इज दैट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री एट ए नेशनल लेवल, इट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट होता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, ये दोनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ विशेष आदेश जारी करते हैं। उन विशेष आदेशों को क्या बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, उन्हें रिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें? रिट बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इश्यू ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रिट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा ही एमसीक्यू का, साथ ही साथ आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। कैसे? क्वेश्चन में पूछा गया कि नौकरशाही की कमी क्या है? अर्थात जैसे देखिए नौकरशाही जो है वो अधिक शक्तिशाली है, इसी वजह से आम आदमी जो है वो यहाँ जाने से डरता है। वो डरता है कि ये बड़े अधिकारी हैं, हम जाएंगे तो कुछ कर ना दें या फिर कुछ उल्टा सीधा हमारे ऊपर आरोप वगैरह ना लगा दें, ठीक है ना, या फिर मैं जेल वगैरह में ना डाल दे, कुछ भी है, तो डरते हैं इस बात से। ठीक है, तो ये राइट है। उसके बाद में जो सामान्य नागरिक होते हैं वो कुछ भी मांग करते हैं बड़े अफसर से, तो वो इनकी मांगों के प्रति, इनकी आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, यानी कि वो एक तो पूरा नहीं करते, ऊपर से कोई इनका जो रिस्पॉन्स का रवैया होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, तो ये भी इसकी कमी है। और उसके बाद जो नौकरशाही है, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इनके हाथों की खिलौना बनी हुई है, तो ये भी ठीक है, मतलब कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब जब अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए नौकरशाही की कमी क्या है, तो आपने ये पॉइंट 3 लिख देना है, बस मिल गए आपको 2 नंबर अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए व्हाट इज द लेक ऑफ ब्यूरोक्रेसी? तो क्या है लेक? यहाँ पे बेसिकली ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की सूची जो थी, इसको अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। इस अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब और किसने उठाई? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी समितियों के नाम है, 2 ही हैं, तो यानी कि आपको इतना तो पता होगा कि ये मांग उठाई थी मोतीलाल नेहरू समिति ने। ठीक है, लेकिन कब उठाई थी? तो ये उठाई थी 1928 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश से देखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, काफी ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि यह कथन किसने कहा कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान हो, चाहे वो स्त्री या पुरुष, यानी कि चाहे कोई भी स्त्री या पुरुष हो, केवल मत देने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो बौद्धिक योग्यता के आधार पे थोड़ा अच्छा हो, वो सोच सके इस आधार पे। तो ये कहानी किसने कही है? क्या जवाहरलाल नेहरू जो क्रांतिकारी थे वो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। अरस्तु का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, टी एच हिरन का कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे बसते कौन है? अब्राहम लिंकन, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाता है। ओके, तो ऑप्शन देखेंगे अब्राहम लिंकन, ये राइट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की जो प्रक्रिया है, इसका कार्य किसे सौंपा गया है? ठीक है, सिविल सेवा लाइक आईपीएस, ठीक है, या फिर आईएएस हो गए, तो इन सभी जो एग्जाम्स होती है, ये जो अधिकारी होती है, इनकी जो भर्ती है वो कौन करता है? ये करता है यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। संपत्ति के अधिकार का संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, जो कि अनुच्छेद नंबर 31 में दिया गया था, इसे मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? ठीक है, फिर बाद में इसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार भी बना दिया गया था। तो ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था 1971 में। ठीक है, सॉरी 1979 है, 1 कह रहा हूँ, 79 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो 15 मिनट के अंदर, 14 मिनट के अंदर हमने अपने 12 जो एमसीक्यू थे ये कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने 12 एमसीक्यू में से एकदम ईमानदारी से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर अपने मन में सोचा था या दिया था आंसर। ठीक है ना, 12 में से अच्छे से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, कितने का आपने राइट किया था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें हमारे बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी है, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि जो संसदीय कार्यपालिका होती है, इसमें प्रधानमंत्री का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो संसदीय कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
संसदीय कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री होता है, ये सरकार का प्रमुख होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है। साथ ही साथ जो विधायिका होती है यानी कि जो संसद होती है, ये उसमें बहुमत वाले दल का नेता होता है। इसका मतलब होता है कि विधायिका में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, जैसे बीजेपी की वर्तमान में बहुमत है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वही बात है यहाँ पे, ठीक है? साथ ही जो प्रधानमंत्री है, ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। आज के टाइम पे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी कुछ भी काम करते हैं, देश में कोई कानून वगैरह लागू करने की बात करते हैं, ठीक है? या फिर कोई सम्मेलन करते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए अभी G20 हुआ था, ठीक है? तो इसको लेके उन्होंने संसद में बात तो रखी होगी, बिल्कुल रखी होगी, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद देश का औपचारिक जो है, ये औपचारिक प्रमुख या तो राजा होता है या तो राष्ट्रपति हो सकता है, ठीक है? बाकी हमसे प्रधानमंत्री की बात की गई थी, तो 3 हमने लिख दिए, बस हो गया आपका आंसर। ये थोड़ी अलग बात मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब जैसे कंट्री आ जाता है जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों? तो आपका ये संसदीय कार्यपालिका वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि संसदीय प्रश्नकाल के दौरान कैसे-कैसे प्रश्न विधायिका के द्वारा कार्यपालिका से पूछे जाते हैं? अर्थात आप सभी को पता है कि जो विधायिका है, ये बहुत सारे तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जिसमें एक तरीका होता है संसदीय प्रश्नकाल। तो इसमें संसद जो है वो कार्यपालिका से कैसे-कैसे प्रश्नों को पूछती है। तो आ जाइए, देखिए संसदीय प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि सरकार की नीतियों के संबंध में होते हैं, ठीक है? सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में होते हैं। साथ ही साथ जनता का ध्यान सरकार की तरफ और संसद की तरफ खींचा जा सके, इस आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं? जो भी प्रश्न हैं, वो ज़्यादातर लोकहित के विषय में होते हैं। लाइक मान लीजिए कि मूल्य वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है? अनाज की उपलब्धता कितनी है, जैसे राशन वगैरह है, उसकी बात आ जाती है। समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आपने उसके खिलाफ क्या किया उसको खत्म करने के लिए? जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसके खिलाफ आपने क्या किया है, ठीक है ना? तो उसके बारे में सूचनाएँ माँगी जाती हैं, जो कि आम लोगों को भी दी जाती हैं, ठीक है? जैसे अभी G20 हुआ रहा था, तो जो क्या नाम है मंडपम है, वहाँ से सीधा लाइव आपको सब कुछ दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स पे, तो वो भी एक तरह से इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना? तो ये थी। समझ गए अच्छे तरीके से? दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए इंग्लिश में। तो डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो आप यहाँ से इन सभी पॉइंट को पढ़ लीजिए, ठीक है? आगे आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द लेजिस्लेचर टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आवर। तो क्या-क्या होते हैं क्वेश्चंस? आप इन सभी को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रश्न तो भाई बहुत ही आसान है। क्वेश्चन ये है कि आपको संविधान की परिभाषा बतानी है। तो संविधान क्या होता है भाई? संविधान जो है वो एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है, एक लिखित किताब होती है, एक लिखित नियमावली होती है। कैसी दस्तावेज, कैसी किताब, कैसी नियमावली? एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसी किताब, एक ऐसी नियमावली जिसमें उस देश को संचालन के जो नियम चाहिए, उसे जो कायदे कानून चाहिए जिससे वो संचालित होगा, नियंत्रित रहेगा, वो इसमें लिखे होते हैं। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार लिखे होते हैं, उनका कैसे संरक्षण होना है, ये लिखा होता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसके क्या पावर होंगी, वो क्या-क्या, कैसे-कैसे कार्य करेगी, ये सब इसी में लिखा होता है। एक तरह से पूरे देश के संचालन की प्रक्रिया का जो भी नमूना है, ठीक है ना? जो भी उसका एक स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ संविधान में लिखा होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि देश के लिए क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, क्या कानून होंगे, नागरिकों को क्या-क्या मौलिक अधिकार मिलेंगे, उनका संरक्षण कौन करेगा, स्वयं संविधान, ठीक है? और सरकार की पावर क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें खुद लिखी हुई हैं उसमें, ठीक है? राइट द डेफिनिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही आसान डेफिनिशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं, ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? तो पहले तो ये समझो कि समानता जो है वो क्या होती है? बेसिकली समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई अवसर निकला है, लाइक आईपीएस का एग्जाम निकला है, ठीक है? या फिर मान लीजिए आईएएस का एग्जाम निकला है। तो ऐसे में इस अवसर पर जो भी व्यक्ति योग्यता रखता है, वो इसको भर सकता है। इस अवसर के लिए किसी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, अन्य जातियों के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे या फिर किसी भी विशेष अवस्था के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं अवसर की समानता, ठीक है? अब ये जो अवसर की समानता है, वो मेनली सरकार के द्वारा बच्चों के लिए,
महिलाओं के लिए और सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं इनके लिए ज़्यादातर लागू की जाती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। समझ गए अच्छे तरीके से? अवसर की समानता का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी? तो ये होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी। देखो बच्चों, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से एकदम आपके लेवल पे जाके आपको समझाता हूँ, ठीक है? ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। बाकी आपकी क्या राय है जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई, बच्चे जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे थे, ठीक है ना? आ जाइए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही आसान प्रश्न है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, इसके संबंध में एक अधिकार है इसका, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो हमें इसको वर्णन करना है। तो आ जाइए। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन जो है, ये न्यायपालिका के द्वारा वो जो निर्णय सुना देती है, उसकी पुनः जाँच करने को न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। ठीक है? एक और इसकी परिभाषा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जाँच करता है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। अगर कोई भी कानून संविधान के अनुसार नहीं हुआ, ठीक है? या फिर मौलिक अधिकारों के विपरीत हुआ, तो उसको निरस्त भी कर सकती है। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है? जैसे कई बार क्या होता है कि कार्यपालिक जो विधायिका होती है, वो कुछ ऐसे कानून बना देती है, जिससे हमारे मौलिक अधिकार बेसिकली हनन होते हैं। तो ऐसे में जो न्यायपालिका है, वो उसका निरीक्षण करेगी, ठीक है? उसकी जाँच करेगी संविधान के अनुसार। अगर वो गलत पाया गया, गैर संवैधानिक हुआ, तो उसको वो निरस्त कर सकती है। ये पावर है, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ना वर्ड से पता चल रहा है कि जो न्याय हो चुका है, उसी का पुनरावलोकन किया जाना, सिंपल सी बात है, ठीक है? चलिए, अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्राइब जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपकी जो है ना थोड़ी नॉलेज देखी जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के संबंध में इसकी कोई अहम भूमिका होती है या नहीं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो जी हाँ भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो राष्ट्रपति होते हैं, इनकी एक भूमिका होती है। क्यों? आप कहोगे कि सर जी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो हम करते हैं, लेकिन कई बार जब चुनाव होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां होने के बावजूद भी किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ठीक है? और जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो क्या होता है, 2-3 पार्टियां जो मिलकर है गठबंधन की सरकार बनाती हैं। लेकिन क्या हो, जब पूर्ण बहुमत भी ना मिले और 2-3 पार्टियों का मिला के गठबंधन की सरकार भी ना बने, तब ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो अहम भूमिका निभाते हुए एक देश के लिए एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक है? और ऐसा समय भारत में 1989 से 1998 तक रहा था। ठीक है बच्चों? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। जी हाँ, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के संबंध में अहम भूमिका होती है। ठीक है बच्चों? अब कब होती है ये मैंने आपको बता दी। आ जाइए इंग्लिश में। डज़ द प्रेज़िडेंट हैव एनी इम्पोर्टेंट रोल इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? यस, होता है। तो क्या है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है? अब 2 नंबर का एक छोटा-सा और क्वेश्चन है कि जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग था, यानी कि जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग, ठीक है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है? और वर्तमान में ये किस तरह का निकाय है? तो स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और किस उद्देश्य से? भारत में स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्ष पूर्वक चुनाव करवाए जा सके, इस उद्देश्य से। ठीक है? अब ये निकाय किस तरह का है? तो 2 जनवरी 1990 से लेके 30 सितंबर 1993 तक ये एकल सदस्यीय निकाय था, जिसमें केवल एक मुख्य व्यक्ति होते थे, जो होते थे मुख्य क्या नाम है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है? जैसे पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी, ठीक है ना? वैसे एक ही थे। लेकिन वर्तमान में ये कैसा है? तो वर्तमान में 1 अक्टूबर 1993 से आज तक ये 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो आ जाते हैं। ठीक है? तो समझ गए वर्तमान में कैसा है? 3 सदस्यीय निकाय है, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। अब से इंग्लिश में देख लें। व्हेन वाज द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज एट प्रेजेंट? इट इज 3 मेंबर बॉडी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारे 24 एंड हाफ मिनट हो चुके हैं और इस तरह से हमने सेक्शन बी के हमारे जो 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन अथवा भी मिला लें तो टोटल 7 क्वेश्चन थे, इनको हमने कर लिया है। ठीक है? अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ। ठीक है? इससे पहले मैं आपको सेक्शन जो हमारा सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको करवाऊं। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि जो आपको समझाया वो समझ में आया नहीं। फीडबैक दे के जरूर जाना मुझे, ताकि मुझे पता चले
कि हाँ भाई आपको समझ में आया था। ठीक है, तो सेक्शन से स्टार्ट हो चुका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। आ जाइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, इसमें दोनों ही क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में अपनाई गई चुनाव प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। ठीक है, फिर हमें बताना है कि ये जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है भारत की चुनाव वाली, इस प्रणाली में मतलब इस प्रणाली को आखिर भारत ने स्वीकार क्यों किया, क्या रीजन थे इसको स्वीकार करने थे, वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि इस प्रणाली के अंतर्गत होता क्या क्या है। तो सबसे अधिक वोट की जीत की प्रणाली में चुनाव में जिसके पास सबसे अधिक वोट होते हैं वो विजेता बन जाता है, फिर चाहे जीत का अंतर एक वोट का ही हो। मान लेते हैं कि किसी एरिया में जो चुनाव है वो 101 वोटों के लिए हुआ है और दो पार्टियां खड़ी हुई हैं, ए और बी पार्टी, जिसमें से ए को मिले हैं 50 वोट और बी को मिले 51 वोट। तो हमारी प्रणाली कहती है कि अगर एक वोट का भी अंतर है जीतने के लिए, तो जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, यानी कि बी वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो ये है सबसे अधिक वोट से जीत की प्रणाली। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें देश को ना छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे हमारा इंडिया है, भारत है बेसिकली, जैसे 28 जो स्टेट होते हैं इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 28 स्टेट में मान लीजिए हम बात करते हैं यूपी की। अब इस यूपी को हम तकरीबन मान लीजिए कि 25 जो इलेक्शन जोन है। ठीक है, इलेक्शन जोन 25 इलेक्शन जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर वट जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से हमने बांट दिया इसे 25 में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक इलेक्शन जोन से केवल और केवल एक ही प्रतिनिधि इसके तहत चुना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इस प्रणाली में जो मतदाता यानी कि हम जो वोटर होते हैं वो प्रत्याशी को वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रत्याशी के रूप में हम सिर्फ उन्हीं को वोट देंगे, उनकी पार्टी को नहीं। ठीक है, और जैसे जो प्रत्याशी है उसे हम व्यक्तिगत तौर पे जानते भी हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। अर्थात चाहे आप किसी वर्ग के हो, किसी के भी धर्म के हो, आपको इतना पता है कि अगर हमारे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति थोड़ा गलत आ गया, तो वो हमारी नैया डुबो देगा हमारे हमारे देश की। ठीक है ना? तो सभी धर्म, जाति, सभी लोग मिलकर एक साथ चुनाव को जिताने में मदद करते हैं। ठीक है? और यह प्रणाली एक स्थायी सरकार जो है ये बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि जो सरकार है, वो टोटल 5 साल के लिए बनती है। ठीक है? उसके बाद ये प्रणाली जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, भारत, यहाँ पे अभी भी देखी जा सकती है। ठीक है बच्चों? तो ये है सबसे अधिक वोट से जीत की प्रणाली। अब आ जाइए इसकी बात करते हैं कि आखिर इसको भारत में क्यों स्वीकारा गया? क्या रीज़न थे इसको भारत में स्वीकार करने के? तो सबसे पहला रीज़न ये था कि यह प्रणाली सरल है। ऐसे मतदाता, ऐसे वोटर्स के लिए जिन्हें राजनीति का या फिर चुनाव का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हें बस इतना पता है कि इन्होंने ये वादे किए हैं, ये पूरा करेंगे, तो हम इन्हें वोट दे देते हैं, बस इतना पता है उन्हें। ठीक है? उसके बाद चुनाव के समय मतदाताओं के पास में ना एक स्पष्ट विकल्प होता है। कैसे? जैसे आप चुनाव देने जाते हैं तो जो ईवीएम मशीन होती है, उसमें एक तरफ जो है वो पार्टी का जो सदस्य होता है उसका नाम होता है और एक तरफ जो है उसका चुनाव चिन्ह और उधर एक बटन होती है। तो हमारे पास स्पष्ट विकल्प है, नाम है, चुनाव है, बटन है, जो हमें पसंद है, हम उसके आगे एक बटन दबा के आ जाते हैं, हमारा वोट पड़ जाता है। तो स्पष्ट विकल्प होता है हमारे सामने। ठीक है? मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, क्योंकि जो भी इलेक्शन जोन है, ठीक है ना? वहाँ का जो भी व्यक्ति उसे नॉर्मली थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ठीक है? इसमें जो भी प्रतिनिधि सरकार में जाता है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है? यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत, और ये सज्जी इतना खतरनाक शब्द है। देखो, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत का अर्थ ये है कि भारत के हर एक क्षेत्र का यह बेसिकली प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है? क्योंकि जब चुनाव होता है तो हर एक क्षेत्र से जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है? हर एक इलेक्शन जोन से। उसके बाद इस प्रणाली में ना खर्च बहुत कम आता है। ठीक है? हालाँकि यही इसमें ये जो बात है ना कि इसमें खर्च कम आता है, यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है, क्योंकि लोग वोटों की खरीद-फरोख्त करते हैं, ये चीज़ में पैसा खर्च करते हैं। ठीक है ना? तो ये इसकी विशेषता भी है अपनाने की और ये इसकी कमी भी है। ठीक है? अब देखिए जब चुनाव होता है तो सभी देश के जो नागरिक हैं वो एक साथ मिलके चुनाव जीतते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब चुनाव लड़ते हैं, वोटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। साथ ही साथ और जो एक बात बताई थी कि सभी मिलकर वोट जीतते हैं, स्थायी सरकार बनती है, वो दोनों तो एक ही जैसे पॉइंट हो गए। ठीक है ना? तो ये चीज़ें थी। समझ गए अच्छे तरीके से कि आखिर भारत में जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, ये क्यों अपनाई गई? ठीक है बच्चों? ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे कंप्लीट। तो ये 19 क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन।
अब आ जाइए आगे बात करते हैं इंग्लिश में। डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया। तो कौन सा है भाई? सिस्टम ऑफ विक्ट्री बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे पॉइंट, आप इसे पढ़िए, ये था आखिरी। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है कि विच सिस्टम ऑफ इलेक्शंस वाज अडॉप्टेड इन इंडिया एंड व्हाई वाज इट एक्सेप्टेड। तो क्यों एक्सेप्ट की गई है भाई? ये रहे उसके एक्सेप्ट करने के रीजंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफ़ी कह सकते हैं कि अ, बहुत ही आसान भी है, ठीक है? लेकिन इसको समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा जो थी, ये देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, कथन को सिद्ध कीजिए। अर्थात संविधान सभा में जो 389 मेंबर्स थे, ठीक है? ये पूरे देश का सही तरीके से इसको लीड नहीं कर रहे थे, प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भारत आज़ाद होने वाला था और आज़ाद हो रहा था और आज़ाद होने के बाद जो संविधान सभा के सदस्य थे, इस पे बहुत ही ज़्यादा दबाव था। कैसे? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पे सरकार का, जनता का और आज़ादी की चिंताओं का, क्रांतिकारियों का बहुत ज़्यादा दबाव था। ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो था वो दबाव में बनाया गया। ठीक है? जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे थे। तो ये इसकी पहली कमी है। दूसरी कमी है प्रभुसत्ता की कमी, अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्हें भारत ने नहीं, भारत की जो आम जनता थी, आम लोग थे, इन्होंने नहीं चुना, बल्कि 1935 के जो प्रांतीय चुनाव के चयनित सदस्य थे, इनके द्वारा चुना गया था। तो यानी कि इसमें भारतीय जनता का कोई भाग नहीं है, तो ये प्रभुसत्ता की कमी हो गई। ठीक है? तीसरा है कांग्रेस का वर्चस्व। जब विभाजन के बाद में 1950 में जब चुनाव होते हैं, तो उस समय ये देखा जाता है कि कांग्रेस के जो क्या संविधान सभा थी, इसमें कांग्रेस की तकरीबन 82% सीटें ऐसे मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि संविधान निर्माण में तकरीबन थर्ड एंड हाफ जो योगदान है, वो किसका है? कांग्रेस का है। इसका वर्चस्व देखा गया था। उसके बाद प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण था, क्योंकि देशी रियासतों से जो जितने भी प्रतिनिधि चुने जाने थे, उन सभी को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो भारत में मिल जाओ, या तो स्वयं का अपना देश बना लो। ठीक है ना? तो इसलिए उनके संविधान पे कोई रोक-टोक नहीं थी, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। साथ ही साथ धार्मिक विभिन्नता, अर्थात सभी धर्मों के अगर हम बात करें उसको छोड़ें, तो अनुसूचित जाति इसके मात्र 28 सदस्य में लिए गए थे, जबकि जनसंख्या इनकी ज़्यादा थी और साथ ही महिलाएँ जो थी, उनकी संख्या भी बहुत कम थी। तो ये सभी इसके रीज़न आ जाते हैं कि संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। ठीक है बच्चों? अत्यधिक दबाव, प्रभुसत्ता की कमी, कांग्रेस का वर्चस्व, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण और धार्मिक विभिन्नता। आ जाइए आगे बात करेंगे। प्रूव द स्टेटमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री प्रॉपर्ली। तो क्या है इसके बारे में? एक्सट्रीम प्रेशर था, लेक ऑफ सोवेरिटी था, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस था एंड इम्प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में आ जाती है एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी थी इसके बारे में। ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में ना कुछ बातें आपके बेसिकली कह सकते हैं कि थॉट बेस पे भी लिखनी है। जैसे कि नागरिक की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आपको इसको वर्णन करना है और क्या हमारी ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो पहले बात करते हैं कि नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए भारतीय संविधान का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे सबसे पहली, नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है? संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है? उसके बाद में भारत के किसी भाग में भ्रमण, बसने और व्यवसाय, इन सभी की स्वतंत्रता दी गई है। परिभाषा ये है कि हमें ये जितनी भी स्वतंत्रताएं मिली हैं, ठीक है, जो फ्रीडम लिबर्टी हमें मिली है, हम इन स्वतंत्रताओं का इस तरह से उपयोग करें कि इससे ना किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान ना हो, साथ ही साथ देश की जो कानूनी व्यवस्था है उसको ठेस ना पहुंचे। तब तो आप अपनी स्वतंत्रता पर एकदम कायम रह सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है कि संविधान के द्वारा ये कहा गया है कि व्यक्ति शांतिपूर्ण और बिना हथियार की सभा सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। कब? जब आप हथियार बंद करके सभा करते हैं, या फिर जैसे मान लेते हैं होते हैं ना कुछ आतंकवादी टाइप में, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कुछ अटैक वगैरह करने वाले होते हैं, तो ऐसी जब असेंबली होती है तो उसको ये उसके प्रति आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है?
या फिर आप सरकार को या फिर देश को तोड़ने की बात करते हो, या फिर देश में दंगे करवाने हो, दंगे करवाने वाले हो, जिससे कानूनी व्यवस्था बेसिकली इसको नुकसान पहुंचता है, देश की शांति को, देश की नैतिकता को बेसिकली खतरा होता है, तब आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इसके बारे में। तो आप समझ गए ना कि नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या, और जी हाँ, इस पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ठीक है? अब इंग्लिश में देखें, डिस्क्राइब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ सिटीजन एंड कैन इट बी बैंड। तो मीनिंग देख लीजिए पहले, उसके बाद इसकी जो सही मीनिंग है वो क्या है, और बाकी की एक तो ये बात है। ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। भारत में अपनाई गई जो संसदीय कार्यपालिका है, आपको इसका वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका का स्वरूप है वो कौन सा है? संसदीय स्वरूप, जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। अब इसकी जो जड़ें थी भारत में, ये 1919 में और 1935 में जो संसदीय व्यवस्था थी, इसकी जड़ें उभरी थी। ठीक है? बेसिकली हुआ ये था कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जो भी संविधान के सदस्य थे 389, इनके बीच में ना एक बहस छिड़ी। बहस ये छिड़ी थी कि जो हम अपनी सरकार बनाएंगे, ओके, अच्छा एक सेकंड दोबारा सुनो। जो संविधान निर्माता थे, ये बेसिकली एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगा हो, अर्थात जो सरकार है, जो पावर है सारी की सारी, वो किसी एक पर्टिकुलरी व्यक्ति को ना मिल जाए। तो इसीलिए संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तर पे शक्तियों का बंटवारा हुआ। सबसे पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका, और तीसरे पे आई थी बेसिकली न्यायपालिका। ठीक है? अब देखिए, जो कार्यपालिका है, इसको बेसिकली कार्यकारी शक्तियां दी गई थी। ये कार्यपालिका विधायिका और जनता, इनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो जितने भी सिविल सेवा के सदस्य वगैरह हैं, वो सभी संसद के प्रति बेसिकली क्या रहेंगे? उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है? भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, ये दी गई हैं राष्ट्रपति को। लेकिन कोई फायदा नहीं है इनको देने का, क्योंकि राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग तभी कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री से सलाह ले या फिर मंत्री परिषद से सलाह ले। ठीक है? प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री ये कार्यपालिका बनाते हैं। राज्यों के स्तर पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। और केंद्र पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो कुछ मंत्रिपरिषद होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं। ठीक है? तो ये चीजें थी भारत में संसदीय कार्यपालिका के बारे में। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब आ जाइए इंग्लिश में, डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो क्या है इसके बारे में, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों? ओके। अब यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन की तरफ जहां तक मुझे लगता है कि आपका ध्यान नहीं गया होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वर्णन कीजिए। अर्थात 1973 में जो केशवानंद भारती का मामला था, इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, इसने क्या क्या निर्णय लिए थे, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहला निर्णय तो ये था, जो न्यायपालिका थी उसने कहा कि संविधान का ना एक मूल ढांचा है। ठीक है? संसद या फिर अन्य कोई भी सरकार का जो संगठन है, वो किसी भी तरह से इस संविधान के मूल ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है? और ना ही तो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है। ठीक है ना? उसके बाद जो क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय था, इसने कहा कि संपत्ति के अधिकार का जो विषय है, ठीक है, वो मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा 1979 में इसे मौलिक अधिकार से निकाल के इसको लॉ यानी कि एक कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है? न्यायालय ने यह निर्णय लिया केशवानंद भारती मामले में कि ये जो कोई भी मुद्दा वो मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, इसका निर्णय खुद न्यायपालिका करेगी। ठीक है? फिर 1979 में इसको मौलिक अधिकार को, संपत्ति का, इसको हटा के कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार में। बस ये था छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों? आ जाइए इंग्लिश में देखें, डिस्क्राइब द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। तो क्या है, पहले 2 पॉइंट यहाँ पे हैं और कुछ 2 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन डी आएगा, जिसमें पैसेज पर बेस्ड 4 नंबर के एमसीक्यू होंगे। फिर आगे आएगा 4 कार्टून पे बेस्ड एमसीक्यू। फिर आगे जो है
एक आएगा 4 नंबर का आपका मैथ। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे बच्चों अपनी अगली वाली वीडियो में, इस पेपर के पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज की हमारी ये जो वीडियो थी पेपर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बच्चों हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी ही वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से वो भी अपने पेपर को समझ सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए बाकी का अगर आपको सैंपल पेपर देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में या फिर यहाँ पे एक वीडियो आएगी, प्लेलिस्ट आएगी, उसको जाके चेक कर लेना। सारे सैंपल पेपर 5 सैंपल पेपर के आसपास आपको उसी में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।